जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का आपका अपना यूट्यूब चैनल कृष्णा जी क्लासेस पर। तो आप लोग देख ही चुके होंगे कि इस चैनल पर उत्तर प्रदेश पुलिस, बिहार एसएससी, जीडी कांस्टेबल और बिहार पुलिस को लेकर के ज़बरदस्त तैयारी कराई जा रही है। आप भी चाहते हैं तैयारी करना, वो भी एकदम निःशुल्क, तो हमारे चैनल से ज़रूर जुड़िए और नोटिफिकेशन वाला जो बेल आइकन है उसको प्रेस कर लीजिए और चैनल को सब्सक्राइब पहले कर लीजिए, ठीक है। तो हम लोग रीजनिंग की क्लास लगातार चल रही हैं। रीजनिंग हम लोग पासा से शुरू किए हैं, लगभग पासा खत्म हो चुका है 3 वीडियो में। आज से हम लोग शुरू करने वाले हैं जीएस यानी जनरल नॉलेज, जीके जीएस का जो पोर्शन है शुरू करने वाले हैं। और इसमें हम लोग देखेंगे कि आज हम लोग क्या क्या पढ़ने वाले हैं। और सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे इतिहास के बारे में। इतिहास के बारे में पढ़ने से पहले हम आपको ये बता दें कि जो एसएससी जीडी हो गया या उत्तर प्रदेश पुलिस हो गया या बिहार एसएससी हो गया या फिर बिहार पुलिस हो गया, इन सबों में लगभग रीजनिंग, जीएस लगभग लगभग सेम ही पूछता है। तो एक वीडियो देखने से आपको कई एग्जामों की तैयारी हो जाएगी, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो आप लोग करना चाहते हैं तैयारी एकदम मन से, तो एकदम जुड़ जाइए, क्योंकि देखिए हमारा जो ये कंटेंट है ना इतना यूनिक है कि आप इसको एक बार पढ़ करके देखिए, आपको लगेगा कि हाँ ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आने वाले हैं परीक्षाओं में। तो आप वीडियो शुरू करने से पहले एक बार फिर से रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन वाला बेल आइकन जो है उसको प्रेस करके रखिए, ठीक है। सबसे पहले हम लोग इंडेक्स देखते हैं, विषय सूची कि हम लोग क्या पढ़ेंगे। तो हम लोग पढ़ेंगे सबसे पहले इतिहास, हिस्ट्री के बारे में। उसके बाद से हम लोग संविधान पूरा पढ़ेंगे। देखिए हिस्ट्री में पूरा ये प्राचीन इतिहास, मध्य इतिहास और आधुनिक इतिहास तीनों पढ़ेंगे। संविधान में भी हम लोग पूरा पढ़ेंगे। इतना पढ़ लेने से हमारा एक भी क्वेश्चन छूट नहीं पाएगा। हम यही चाहते हैं कि हमसे जुड़ने वाले जितने भी लोग हों वो उनका सिलेक्शन 100% हो, ठीक है। इतिहास के बाद से हम लोग भूगोल पढ़ेंगे, भारतीय अर्थव्यवस्था पढ़ेंगे, फिर विविध मिसलेनियस क्वेश्चंस हैं उनको पढ़ेंगे। उसके बाद से हम लोग खेल पढ़ेंगे। खेल के बारे में जो भी प्रश्न पूछे जाते हैं करंट से लेकर के ये आपका स्टैटिक जीके तक सब के सब हम लोग पढ़ेंगे। विज्ञान पढ़ेंगे। विज्ञान के बाद से हम लोग कंप्यूटर से रिलेटेड जो प्रश्न आते हैं वो भी हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। तो आज हम लोग सबसे पहले क्या शुरू करते हैं, सबसे पहले हम लोग शुरू करते हैं इतिहास। इतिहास के बारे में हम लोग शुरू करते हैं। देखिए इतिहास के बारे में हम लोग शुरू करने से पहले पहले टॉपिक क्या है कि इतिहास के जनक हेरोडोटस हैं। इतिहास के जनक कौन है? हेरोडोटस हैं। इन्होंने हिस्टोरिका नामक पुस्तक लिखी है। देखिए हर लाइन जो है आपका एक प्रश्न है और एक एक लाइन में दो दो प्रश्न, तीन तीन प्रश्न रहेंगे। हम तो यही कहेंगे कि यदि आपके पास टाइम है तो आप इसको नोट्स बनाते चलिए। आप अपने हिसाब से नोट्स बनाएंगे ना तो उसको रिवीजन करने में काफ़ी मदद मिलेगा आपको, क्योंकि बहुत जल्दी अपना नोट्स आदमी रिवीजन कर लेता है। यदि आपके पास टाइम नहीं है तो कोई बात नहीं, आप पढ़ते रहिए और याद करते रहिए। एक वीडियो को 2 बार 3 बार देख लीजिए, आपको ऐसे ही याद हो जाएगा। लेकिन टाइम है तो धीरे धीरे हम बोल भी रहे हैं, पढ़ा भी रहे हैं, आप लोग उसका एक कॉपी पेन लेकर के बैठ जाइए और उसका नोट्स बनाते रहिए, ठीक। अगला पॉइंट है कि प्रागैतिहासिक काल, वह काल जिसके लिए कोई लिखित सामग्री उपलब्ध नहीं है और जिसमें मानव का जीवन अपेक्षाकृत पूर्णतः संभव नहीं था, प्रागैतिहासिक काल कहलाता है। यानी कि जिसके लिए कोई लिखित, जिस इतिहास के लिए कोई लिखित सामग्री है ही नहीं, बस केवल सुनी सुनाई बातें हैं, उस काल को हम लोग क्या कहेंगे? प्रागैतिहासिक काल कहते हैं। इस काल को 3 भागों में विभाजित किया गया है। पहला पूरा पाषाण काल, इसको अज्ञात काल से 10,000 ईसा पूर्व तक के समय को पूरा पाषाण काल कहा जाता है। दूसरा है मध्य पाषाण काल, यानी कि 10,000 ईसा पूर्व से 4,000 ईसा पूर्व तक के काल को मध्य पाषाण काल कहा जाता है। तीसरा नव पाषाण काल, यानी कि 4,000 ईसा पूर्व से 2500 ईसा पूर्व तक के समय को हम लोग नव पाषाण काल कहते हैं। आग का आविष्कार पूरा पाषाण काल में हुआ था। पहिए का आविष्कार नव पाषाण काल में हुआ था। मनुष्य ने घर बनाने की प्रवृत्ति नव पाषाण काल में क्या कर ली थी? सीख ली थी। मनुष्य ने सबसे पहले कुत्ते को अपना पालतू पशु बनाया। प्रश्न पूछेगा कि मनुष्य ने किस जानवर को अपना पालतू पशु पहले बनाना शुरू किया, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? कुत्ता, ठीक है। कृषि का आविष्कार नव पाषाण काल में हुआ था। पूरा पाषाण काल में मानव की जीविका का मुख्य आधार शिकार था। यानी पूरा पाषाण काल के जो मानव थे वो मुख्य रूप से किस पर आधारित थे? शिकार पर आधारित थे, ठीक है। मनुष्य ने सबसे पहले तांबा धातु का प्रयोग किया। मनुष्य द्वारा प्रयोग किया जाने वाला प्रथम औजार कुल्हाड़ी था। कृषि का प्रथम उदाहरण मेहरगढ़ से प्राप्त हुआ है। कृषि का प्रथम उदाहरण कहाँ से प्राप्त हुआ है? प्रश्न पूछ देगा तो हम कहाँ बताएंगे? मेहरगढ़ से हुआ है। कृषि का प्रथम उदाहरण मेहरगढ़ से प्राप्त हुआ है। भारतवर्ष शब्द का सर्वप्रथम उल्लेख हाथी गुम्फा विलेख में मिलता है। मनुष्य द्वारा बोई गई सबसे पहली फसल जौ, यानी यव, इसको कहीं कहीं यव या जौ भी आता है। तो मनुष्य के द्वारा सबसे पहले बोई गई फसल यव और सबसे पहले पालतू पशु क्या था? कुत्ता था। अगला टॉपिक देख लेते हैं कि जिन सिक्कों पर लेख नहीं है और जिन पर चिन्ह बने हैं
और उन पर जो चिन्ह बने हैं उनका ठीक ठीक ज्ञान नहीं है, ये सिक्के क्या कहलाते हैं? आहत सिक्के कहलाते हैं। चिन्ह तो बने हैं लेकिन उनका ठीक ठीक से ज्ञान नहीं हो पाया है कि आखिर ये किस प्रकार के चिन्ह हैं, इसका क्या मतलब है। उस प्रकार के सिक्कों को हम लोग क्या कहते हैं? आहत सिक्के कहते हैं। ठीक, अगला पॉइंट है, रोमिला थापर के अनुसार लोहे का उपयोग 800 ईसा पूर्व से प्रारंभ हुआ था। यानी रोमिला थापर एक इतिहासकार हैं, उनके अनुसार लोहे का उपयोग क्या 800 ईसा पूर्व से होना शुरू हो गया था। प्रमुख वेद, ठीक है, अब हम लोग पढ़ते हैं प्रमुख वेदों से भी प्रश्न पूछे जाते हैं। भारत के सबसे प्राचीन ग्रंथ वेद का शाब्दिक अर्थ क्या है? ज्ञान होता है। वेदों की संख्या कितनी है? 4। प्रश्न पूछ देगा कि कितने वेद हैं, तो वेदों की संख्या क्या हो जाएगी? 4। पहला ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। पहले पढ़ते हैं हम लोग ऋग्वेद के बारे में। यह सबसे प्राचीन वेद है। इसमें 10 मंडल, 1028 सूक्त, 10,462 ऋचाएँ हैं। ऋग्वेद की 5 शाखाएं हैं। देवता सोम का उल्लेख 9वें मंडल में है। पूछेगा कि देवता सोम का किस मंडल में उल्लेख है या 9वें मंडल में किस देवता का उल्लेख है, तो सोम देवता का उल्लेख 9वें मंडल में है। ऋग्वेद में 25 नदियों का जिक्र मिलता है। 25 नदियों का जिक्र मिलता है। अगला पॉइंट है, गायत्री मंत्र जिसकी रचना ऋषि विश्वामित्र ने की थी, उसका उल्लेख ऋग्वेद के 3रे मंडल में मिलता है। अगला टॉपिक है, गायत्री मंत्र का उल्लेख ऋग्वेद में है तथा यह सावित्री को क्या है? समर्पित है। सावित्री को समर्पित है। क्या गायत्री मंत्र किसमें है? ये पूछेगा कि गायत्री मंत्र किसे लिया गया? ऋग्वेद से लिया गया है। ठीक है, हमारा अगला टॉपिक है कि ऋग्वेद के 7वें मंडल में राजा सुदास तथा अन्य 10 राजाओं के बीच युद्ध का वर्णन मिलता है। इस युद्ध में राजा सुदास की जीत हुई तथा यह युद्ध परोशनी नदी, वर्तमान में रावी नदी के तट पर लड़ा गया था। तो ये कहा जाएगा कि जो दशराग्य, इसी को क्या कहा जाता है? दशराग्य का युद्ध। कहीं कहीं पूछ देता है कि दशराग्य का युद्ध कहाँ हुआ था, तो परुष्णी नदी के किनारे हुआ था। कहाँ हुआ था? परुष्णी नदी के किनारे हुआ था। ठीक है, अब देख लेते हैं हम लोग यजुर्वेद। यह वेद गद्य एवं पद्य दोनों में लिखा गया है। इसमें गद्य और पद्य में लिखा जाने वाला वेद यजुर्वेद होगा। ठीक है, इसके 2 भाग हैं, कृष्ण यजुर्वेद, दूसरा शुक्ल यजुर्वेद। इतना ही प्रश्न पूछा जाता है इससे। अगला है सामवेद। इस वेद में संगीत की जानकारी मिलती है। संगीत की जानकारी किस वेद में मिलती है? सामवेद में मिलती है। इसलिए इसे भारतीय संगीत का जनक कहते हैं। पूछ देगा प्रश्न में कि भारतीय संगीत का जनक किस वेद को कहते हैं, तो क्या होगा? सामवेद, क्योंकि इसमें संगीत की जानकारी मिलती है। सामवेद में कुल 1549 ऋचाएँ हैं, जिसमें मात्र 78 ही नई हैं, शेष ऋग्वेद से ली गई हैं। यानी जो ऋग्वेद में है वही सामवेद में है, लेकिन 78 ऋचाएँ क्या है? इसमें नहीं है। अथर्ववेद, यह वेद सबसे बाद में लिखा गया। इसे आधुनिक वेद भी कहते हैं। इसे वेद में जादू, टोना, तंत्र, मंत्र, चिकित्सा, विवाह तथा प्रेम का उल्लेख मिलता है। तो पूछेगा कि जादू, टोना या तंत्र, मंत्र, चिकित्सा, विवाह, प्रेम का उल्लेख किस वेद में मिलता है, तो हम लोग क्या आंसर देंगे? अथर्ववेद में मिलता है। अथर्ववेद को अथर्ववेद की 9 शाखाएँ हैं। पिप्लाद एवं शौनक, ये 2 शाखाएँ अत्यधिक प्रचलित हैं। अथर्ववेद को ब्रह्मवेद भी कहा जाता है। इसे यह बताया गया है कि सभा तथा समिति प्रजापति की 2 पुत्रियां हैं। प्रजापति की 2 पुत्रियां कौन हैं? सभा और समिति। वेदांग की कुल संख्या है 6। शिक्षा, ज्योतिष, व्याकरण, कल्प, निरुक्त और छंद, ये 6 क्या है? वेदांग हैं, यानी कि वेद के अंग, वेद अंग। ठीक है, पुराणों की कुल संख्या कितनी है? 18 है। पुराणों के रचयिता लोहमर्ष व उनके पुत्र उग्रश्रवा हैं। पुराणों में सबसे प्राचीन पुराण मत्स्य पुराण है। पुराणों में सबसे पुराना पुराण कौन सा है? मत्स्य पुराण सबसे पुराना है। वर्तमान उपलब्ध पुराण गुप्त काल के आसपास के हैं। विष्णु पुराण का संबंध मौर्य वंश से, मत्स्य पुराण का संबंध सातवाहन से तथा वायु पुराण का संबंध गुप्त वंश से है। तो इसमें आपको प्रश्न ये भी पूछ देगा कि विष्णु पुराण का संबंध किस यानी कि ये गुप्त काल के आसपास जो भी पुराण पाए गए हैं उनको क्या कहा जाता है। ठीक है, तो विष्णु पुराण का संबंध किससे? मौर्य वंश के बारे में बताया गया किसमें? विष्णु पुराण में। मत्स्य पुराण में क्या है? सातवाहन के बारे में जानकारी मिलती है। वायु पुराण में गुप्त वंश के बारे में जानकारी मिलती है। अर्थशास्त्र के लेखक चाणक्य हैं। अर्थशास्त्र के लेखक चाणक्य हैं। इन्हें विष्णुगुप्त तथा कौटिल्य के नाम से भी जाना जाता है। देखिए, ये जो हम लोग पढ़ रहे हैं ये
मतलब सेलेक्टेड क्वेश्चन है, आपको पूरा डिटेल में तो हम नहीं पढ़ा पाएंगे क्योंकि टाइमिंग बहुत कम है। और ये रिवीजन क्लास है। रिवीजन क्लास का मतलब ये है कि डिटेल में आप पढ़े हैं तो उसको एक बार रिवीजन कर लेंगे तो आपको एकदम याद हो जाएगा। यदि आप कहीं भी नहीं पढ़े हैं फिर भी आप इस क्लास को एक बार नहीं 2 बार देख लेते हैं तो आपको फिर से डिटेल में पढ़ने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, क्योंकि इसमें हम मतलब मेन जो टॉपिक है प्रश्नों परीक्षाओं में पूछा जाता है उनको हम यहाँ कवर कर रहे हैं। अर्थशास्त्र एक राजनीतिक शास्त्र है। इसमें मौर्यकालीन इतिहास की जानकारी मिलती है। इसमें यह भी प्रश्न पूछ सकता है कि अर्थशास्त्र में किस काल की जानकारी मिलती है, तो मौर्य काल की जानकारी मिलती है। किसमें? अर्थशास्त्र, जो एक राजनीतिक शास्त्र है। राजतरंगिणी पुस्तक के लेखक कल्हण है। राजतरंगिणी पुस्तक के लेखक कल्हण है। इस पुस्तक में कश्मीर के राजाओं का इतिहास है। अष्टाध्यायी पुस्तक के लेखक पाणिनि है। यह संस्कृत की पुस्तक है, संस्कृत व्याकरण की पुस्तक है। ठीक है। सबसे प्राचीन स्मृति मनुस्मृति है। इसके लेखक मनु हैं। जैन साहित्यों को आगम कहा जाता है। जैन धर्म के जो साहित्य हैं उनको क्या कहा जाता है? आगम कहा जाता है। जैन धर्म का पारंपरिक इतिहास कल्पसूत्र नामक पुस्तक में है। यह भद्रबाहु ने लिखी थी। जातक कथाएं बौद्ध धर्म से संबंधित हैं। इसमें महात्मा बुद्ध के पूर्व जन्म की कहानियां हैं। जातक कथाएं यानी कि बौद्ध धर्म से संबंधित है। इसमें महात्मा बुद्ध के पूर्व जन्म की कहानियां हैं। ठीक है, इनको जातक कथा कहते हैं। भारत का सबसे प्राचीन नगर मोहनजोदड़ो तथा जिसे मृतकों का टीला कहा जाता है, यानी कि मोहनजोदड़ो को मृतकों का टीला भी कहा जाता है। प्रश्न पूछ देगा कि मृतकों का टीला कहा जाता है मोहनजोदड़ो, तो उसमें ऑप्शन में रहेगा तो ऑप्शन क्या रहेगा? मोहनजोदड़ो रहेगा। हड़प्पा भी दे देगा लेकिन वो नहीं है। क्या है? ये मोहनजोदड़ो को मृतकों का टीला कहा जाता है। असम में पाए जाने वाला गिब्बन भारत का एकमात्र कवि है। भारत का एकमात्र कवि कौन है जिसका क्या नाम है? गिब्बन। ठीक है। उसके बाद से हम लोग अब शुरू करते हैं क्या? सिंधु घाटी सभ्यता या हड़प्पा सभ्यता। सिंधु घाटी सभ्यता या हड़प्पा सभ्यता के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। देखिए, ये वीडियो तो काफ़ी लंबा हो जाएगा। हम ये चाह रहे हैं कि छोटा छोटा वीडियो रहे लेकिन महत्वपूर्ण वीडियो रहे। तो हम लोग अगली वीडियो में देखते हैं इसको। सिंधु घाटी सभ्यता और हड़प्पा सभ्यता को अगले वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे। देखिए, ये जो प्रश्न है आपको भी लग रहा होगा कि हाँ, ये जो प्रश्न है काफ़ी महत्वपूर्ण है। ये प्रश्न परीक्षा में आएंगे ही आएंगे, वो कोई भी परीक्षा हो, क्योंकि महत्वपूर्ण प्रश्नों की ये सीरीज़ है। तो यदि आपको ये हमारा वीडियो अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए और कमेंट में हमको बताइए कि और इसमें क्या सुधार किया जा सकता है। तो हम आपकी बातों को ध्यान में रखते हुए आपकी सुविधा अनुसार फिर अगले वीडियो में लेकर के हाजिर होंगे। ठीक है। तो आप लोग मस्त रहिए, पढ़ते रहिए, नोट्स बनाते रहिए, क्योंकि भैया देखिए नोट्स रहेगा तो अपना हथियार है। अपना हथियार हमेशा तेज करके रखना चाहिए। कब किसको काटने का मौका आ जाए, आप कब किस परीक्षा को फाड़ने चिड़ने का मौका आ जाए, ये कोई नहीं जानता है। तो आप लोग का हथियार क्या है? पढ़ाई लिखाई है। आप जितना जानकारी लेंगे आपका हथियार उतना धारदार होगा। तो फिर मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में सिंधु घाटी सभ्यता और हड़प्पा सभ्यता को लेकर के। तब तक जय हिंद, जय भारत।